नमस्ते। मैं हिंदी शिक्षिका मेहर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा की पहली कविता सुंदर भारत का सारांश समझाने का प्रयत्न किया था। इस वीडियो में दूसरी कविता जो कवित्त पद्माकर जी द्वारा रचित है उसका सारांश देखेंगे। चलिए कविता सारांश देखने से पहले कवित्त के जो रचयिता यहाँ हैं पद्माकर जी, थोड़ा इनका कवि परिचय ले लें, साहित्यिक परिचय देखें। देखिए रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी का नाम मूर्धन्य माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में 1753 में जन्म लिए और उनके परिवार का वातावरण जो था वो कवित्वमय था। यानी उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान होने के साथ साथ एक कवि थे। परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत ही महान कवि थे, इसीलिए उनके वंश का नाम ही देखिए कवीश्वर पड़ेगा। उन्हें कवित्व के जो संस्कार थे पैतृक रूप में उन्हें मिले थे और उनकी कवित्व की प्रतिभा देखकर तो बूंदी के जो महाराज थे उन्होंने पद्माकर जी को बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। ऐसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम मैं बताऊंगी, जैसे हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि। ऐसे एक महान कवि का देहांत 80 वर्ष की आयु में कानपुर में 1833 में हुआ। चलिए कवि परिचय के बाद अब हम देखेंगे कविता का सारांश। कविता के सारांश में मैं यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, जो 8 पंक्तियां हैं, जिसमें पहले उसका सारांश देखेंगे हम। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पई बौरन के हव गए कहीं पद्माकर सु, औरे भांति गलियानी छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, औरे भांति बिहज समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दवे गए, औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। देखिए पहले मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी, उसके बाद वहाँ जो शब्द का एक एक शब्द का पहले आपको अर्थ बताऊंगी, उसके बाद हम सारांश देखेंगे। जैसे औरे क्या अर्थ देता है? अलग, निराला, भांति यानी तरह, कुंजन लताओं आदि से घिरा हुआ यानी बेलों से घिरा हुआ बागीचा, इस बागीचे में गुंजरत यानी गुंजार करते हुए। कौन गुंजार कर रहे हैं? भीर भौर, भौरे गुंजार कर रहे हैं। औरे निराले, डौर यानी रस्सी, डाल पर रस्सी डालना, झौरन झूले पर, बौरन आम के फूल, है ना। ये मैंने 2 पंक्तियों में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ बताए हैं। अब इनका सारांश क्या होता है? देखिए कवि पद्माकर जी ने कवित्व, इस कविता द्वारा प्रकृति की उस सुंदरता का अनुभव कराया है जिससे मनुष्य प्रफुल्लित हो जाता है। तो वैसे प्रकृति में हर मौसम आता जाता है, किंतु वसंत ऋतु मनुष्य के स्वभाव पर ही प्रभाव डालती है। यानी इस ऋतु का अलग ही असर होता है ना। वसंत ऋतु के आगमन से यानी आने से बाग बागीचों में एक अनोखी निराली सुंदरता आ जाती है, क्योंकि देखिए इस सुंदरता का अनुभव करने के लिए कवि कह रहे हैं कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भंवर, एक निराले ढंग से
गुंजरत करते हैं, गुंजार करते हैं। भौरा गुंजार कैसे करते हैं, कभी सुने आप? इस तरह की आवाज़ आती है, इस तरह से आवाज़ आती है ना, क्योंकि भौरा जब वसंत ऋतु में हर तरफ हरियाली, चारों तरफ फूल देखता है ना, तो मदमस्त होकर गुंजार करता है एक निराले ढंग से, अनोखे ढंग से। वो लताओं और फूलों पर वो मंडराता है, घूमता है, आवाज करता है, अपनी खुशी को वो प्रकट करता है। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? औरे डौर झौरन पै बौरन हवे गए। यानी इस ऋतु में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। आप में से कोई गांव के रहने वाले हों या फिर कभी ये दृश्य देखा हो तो समझ सकते हैं, ये दृश्य मन को मोह लेता है। डालियों पर झूले डालकर गीत गाते हुए वो झूलना मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर देता है ना? देखिए ये दृश्य कितना सुंदर दिख रहा है ना? सावन का महीना है ना? पेड़ों पर झूले डाले गए हैं, सुंदर सुंदर युवतियां श्रृंगार करके इन झूलों पर झूल रही हैं, गीत गा रही हैं, है ना? केवल आप चित्र देख रहे हैं तो ही मन को भा रहा है ना? तो अगर आप सचमुच इसका अनुभव करेंगे तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ देखिए पद्माकर जी क्या कह रहे हैं? बौरन के हव गए, यानी बौरन यानी क्या? आम, यानी कैरी लगने से पहले आम के पेड़ पर फूल लगते हैं। कभी देखे होंगे ना आप? आम के फूल लगते हैं। आम होने से पहले जो कैरी होती है, देखिए यहाँ कैरियां लगे हुए हैं, है ना? कच्चे आम हैं। ये कच्चे आम होने से पहले पेड़ों पे फूल लगते हैं। ऐसे तो पेड़ पे जब आम लगते हैं, यानी कैरी जब आती है तो उस पेड़ की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन कैरी से पहले जो फूल लगते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, पेड़ की सुंदरता को बढ़ा देती है। उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं ये फूल, है ना? चलिए तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं पद्माकर जी? कहीं पद्माकर सु औरे भांति गलियानी। पद्माकर कह रहे हैं ऐसे सुंदर अवसर पर, सुंदर मौसम में पतली पतली गलियों से कौन निकल रहे हैं सज धज कर? छलिया। छलिया का अर्थ अगर आप देखें तो छल करने वाला है यहाँ पर, यानी छल यानी हो गया धोखा। लेकिन हम यहाँ पर इस शब्द का अर्थ धोखा देने वाला नहीं लेंगे। हम यहाँ इसका अर्थ धोखे के रूप में ना लेकर बल्कि आकर्षित, अट्रैक्ट करने वाले के रूप में लेते हैं। और छबीला, सुंदर छवि वाला जो होता है उसको छबीला कहते हैं, सुंदर दिखने वाला। छैल, बन ठन कर रहने वाले, यानी अच्छा ड्रेसअप करने वाला, है ना? पांचवी पंक्ति, औरे भांति बिहज समाज। बिहज यानी पक्षी, समाज यानी पक्षियों का एक यहाँ पर झुंड हम कह सकते हैं। आवाज होती, यानी पक्षी भी इस मौसम में अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आकाश में मदमस्त होकर उड़ान भरते हैं। जैसे पद्माकर जी ने कहा कि छलिया कहीं पद्माकर सु औरे भांति गलियानी। देखिए यहाँ पर गांव के घरों को भी कितना सुंदर ढंग से सजाया गया है ना इस वसंत ऋतु में। तो यहाँ पर जो गांव की छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, वहाँ से छैल छबीले बन ठन कर निकलते। देखिए सुंदर सुंदर युवक बन ठन कर दूसरों को आकर्षित करने वाली छवि लिए निकलते हैं। यानी आपने भी देखा होगा कि साधारण दिनों में उतना बन ठन कर नहीं निकलते, लेकिन त्योहारों में या खुशी के अवसर पर बन ठन कर साज श्रृंगार के साथ निकलते हैं। देखिए लड़के तो बन ठन कर बाहर निकल रहे हैं छैल छबीले, लेकिन युवतियाँ वो भी
श्रृंगार रस में डूबकर अपने आप को सुंदर रूप से सजाकर इन पतली पतली गलियों में टोली बना के निकल के वसंत ऋतु की खुशियों को बांटती हैं। यानी पद्माकर जी कह रहे हैं कि वसंत ऋतु ना केवल पशु पक्षी पर बल्कि मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रभाव डालती है। देखिए 5वें पंक्ति में जैसे हमने देखा, और भांति बिहज समाज में आवाज होती है ना। एक निराले ढंग से पक्षी भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ान भरते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप। पक्षी भी देखिए, ना केवल मनुष्य इस वसंत ऋतु की शोभा बढ़ाते हुए, इस वसंत ऋतु का आनंद लेते हुए पक्षी भी अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कितने खुश लग रहे हैं। वसंत ऋतु में प्रकृति तो अपने आप को सुंदर बना ही लेती है, लेकिन उसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं ऐसे पक्षी। देखिए अंतिम 3 पंक्तियां जो हैं, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। ऐसे ऋतुराज का आगमन हुआ है, जिसको ऋतुओं का राजा माना जाता है ना वसंत ऋतु को। तो ऐसे वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो और रस, हर तरफ आनंद, और रीति और राग, निराली रीति से निराले राग छेड़ दिए जाते हैं, और रंग, अलग अलग रंग बिखेर दिए जाते हैं प्रकृति में। और तन और मन, और ना केवल तन मन को भी ये प्रफुल्लित कर देता है वसंत का महीना। वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, घर गलियों में खुशियां छा जाती हैं। प्रकृति तो अपनी शोभा बढ़ा ही देती है, मनुष्य भी उसकी शोभा में 4 चांद लगाते हुए अपने घरों को भी सुंदर ढंग से सजा दे। देखिए वसंत ऋतु में जब हम ऐसा दृश्य देखते हैं तो हर किसी को, बच्चों से लेकर बड़ों को, जवान से लेकर बूढ़ों तक यही आभास होता है, काश हम ऐसी जगह जाएं जहां पर प्रकृति का हम बिल्कुल करीब से देखें और उसका आनंद ले सकें। आपका भी मन करता होगा ना कि कभी आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ कभी ऐसी जगहों पर जाएं जहां प्रकृति का आनंद ले सकें। देखिए इस प्रकार वसंत ऋतु का आगमन हुआ कि हर तरफ निराला रस यानी आनंद, निराली रीति, अनोखे ढंग से प्रकृति अपनी शोभा निखारती हुई, प्रकृति में एक राग लय छेड़ती हुई, शरीर को आनंद देते हुए, प्रफुल्लित करती हुई, वन जंगल में हरियाली ही हरियाली बिखरती हुई चारों तरफ खुशी ही खुशी फैला रही है ना। इस प्रकार से पहले पद्यांश का सारांश पूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे कि इन 8 पंक्तियों का सारांश बिल्कुल कम शब्दों में हम कैसे लिखें। देखिए पद्यांश का पहला भाग देख रहे हैं आप। और भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, वहां से लेकर और तन और मन और बन हवे गए, है ना। अब इन 8 पंक्तियों का सारांश बिल्कुल कम शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। देखिए जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में किस किस तरह के बदलाव होते हैं और उसका प्रभाव पशु पक्षी और मनुष्य पर कैसे होता है। चलिए पहली पंक्ति से शुरू करेंगे। वसंत ऋतु में निराले ढंग से बाग बागीचे में भंवरे गुंजार करते हुए मदमस्त हो जाते हैं। पेड़ों पर झूले डालकर गीत गाते हुए युवतियां बच्चे झूला झूलते हैं। वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर फूल लग जाते हैं जो पेड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगा देते। इस ऋतु में सुंदर छवि वाला बन ठनकर गलियों से, घरों से निकलते हैं।
देखिए, ना केवल मनुष्य, पक्षी भी अपने परिवार सहित पक्षी समाज में शोर मचा देते हैं, यानी वो भी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। ऐसे ऋतुराज का जब आगमन होता है तो हर तरफ नया रस, यानी नया आनंद, नया राग, नया रंग देखने मिलता है, जो तन मन को प्रफुल्लित कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, कवि पद्माकर जी प्रकृति की इस शोभा में अपने शब्दों से उसकी सौंदर्यता में चार चांद लगा दिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया। धन्यवाद।